तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। और जैसे हम जानते हैं कि हमने इकोनॉमिक्स के स्टैटिक पार्ट का शुरुआत की है और हमने कंज्यूमर बिहेवियर तक कवर कर लिया है। तो इस लेक्चर में हम और भी टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है, तो जो हमने अब तक कवर किया है वो हमने डिमांड की अंडरस्टैंडिंग कवर किया है। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि डिमांड जो होती है विलिंगनेस होती है किसी भी इंसान की या किसी भी घर की या हाउस होल्ड की टू बाय सर्टेन क्वांटिटी किसी भी सर्टेन या निश्चित प्राइस पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में। ठीक है, या वेल डिफाइंड टाइम पीरियड भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, तो ये मीनिंग हुआ डिमांड का, किसी भी इंसान की या हाउस होल्ड की विलिंगनेस किसी भी सर्टेन क्वांटिटी को खरीदने के लिए सर्टेन रेट पे किसी भी वेल डिफाइंड टाइम पीरियड में। तो हमने ये अब तक सीखा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर यहां पे एक पर्सन है जिसे कि 10 चॉकलेट्स खरीदनी है और ये ₹5 दे सकता है या 50 दे सकता है या 5 ईच हम मान के चलते हैं पहले, तो ये टोटल ₹50 खर्च कर सकता है। ठीक है, तो ये हुई डिमांड। यहां पे सर्टेन क्वांटिटी है, सर्टेन प्राइस है, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पीरियड है। जैसे कि हम मान लेते हैं मंथली, वीकली, एनुअली। ठीक है, तो अगर ये सर्टेन टाइम पीरियड में सर्टेन क्वांटिटी सर्टेन प्राइस पे खरीद सकता है तो ये होती है डिमांड। ठीक है, तो जो दूसरा क्वेश्चन है जो हमारे दिमाग में आता है, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या हुआ? तो यहां पे कोई भी ऐसा लॉ है जो डिमांड को गवर्न करता है? जी हाँ, और ये सिंपल फॉर्मेट में ऐसा होता है कि जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज है। ठीक है, लेकिन लॉस ऑफ डिमांड में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम शुरू करें, लॉ ऑफ डिमांड जो है ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है इकोनॉमिक्स का, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस और उसकी डिमांडेड क्वांटिटी में कंज्यूमर के द्वारा। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये डिटरमाइन करता है प्राइस में कितना इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। ठीक है, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और इसकी वजह से जो इंक्रीज और डिक्रीज आएगा आपकी डिमांडेड क्वांटिटी में या फिर क्वांटिटी डिमांडेड में या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में। ठीक है, तो यहां पे हमने डिस्क्राइब किया ऐसे डिमांड के द्वारा या लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, तो यहां पे हमेशा देयर इज, हमेशा आपको इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलेगा डिमांडेड या डिमांड क्वांटिटी में या डिमांडेड क्वांटिटी में और प्राइस में। ठीक है, तो यहां पे हमेशा इनवर्स रिलेशन देखने को मिलेगी आपको क्वांटिटी डिमांडेड में और प्राइस में। अगर जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइसेस नीचे आएंगे तो डिमांड भी ऊपर जाएगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है ये होती है डिमांड कर्व की वजह से, या डिमांड कर्व की वजह से ये आपकी या हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से होगा, आपका डाउनवर्ड होगा। तो यहां पे आएगा आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी और यहां आएगा आपका क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो आप यहां देख सकते हैं कि
जैसे प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डाउन हो रही है, ठीक है। जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे हमेशा आपको देखने को मिलेगी इनवर्स रिलेशनशिप प्राइस कमोडिटी में और डिमांड क्वांटिटी में, ठीक है। तो अगर हम आगे बढ़ें तो ये बताता है हमें अगर बाकी सब चीजें एक जैसी रहें और जो प्राइस है वो ही डिक्रीज हो तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ेगी, और वैसे ही अगर प्राइस जो है वो बढ़ेगा तो जो डिमांडेड क्वांटिटी है वो घटेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहली लाइन की, ठीक है, तो बाकी सभी चीजें अगर सेम रहें या इक्वल रहें, जैसे कि इनकम नहीं बदले आपकी, ठीक है, प्रेफरेंस नहीं बदले आपका, और ठीक वैसे ही बाकी फैक्टर्स भी ना बदलें, ठीक है, जो कि आपके यूजफुल होते हैं इसमें। तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही बदल रहा है कमोडिटी का, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है वो डील करता है चेंज ऑफ प्राइस और इसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आ रहा है उससे, ठीक है। तो पहला फैक्टर है लॉ ऑफ डिमांड का प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर है ये क्योंकि अफेक्ट करता है डिमांड, जैसे ही प्राइस चेंज होता है, ठीक है, प्राइस फॉल्स होगा, जो कंज्यूमर है वो ज्यादा खरीदेगा क्योंकि उसे ज्यादा अफोर्डेबल होता है, ठीक है। वैसे ही जब प्राइस बढ़ेगा कंज्यूमर कम खरीदेगा क्योंकि उसे महंगा पड़ता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर यहां पे ये एक पर्सन है जो कि 10 रुपए का 10 चॉकलेट खरीदता है, ठीक है, तो यहां पे और अब जो प्राइस है वो राइज हो गया है 5 रुपए से, तो अब नया प्राइस हो गया 15 रुपए, ठीक है। तो ये जो इंसान है तो ये जो था ए को खरीदना चाहता था 10 रुपए पे, ठीक है, लेकिन जब प्राइस हो गया 15 रुपए तो क्या ये इसे खरीदेगा? तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि शायद खरीद भी सकता है और नहीं भी, ठीक है। तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग मे बी और मे बी नॉट सिनेरियो रहेगा, हो सकता है खरीद ले और हो सकता है ना भी खरीदे, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ज्यादा सिग्निफिकेंट नेचर की तो यहां पे सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती है, ठीक है। तो हम इसे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जैसे कि अगर यहां पे ये स्पेंड कर रहा है ₹5 को 10 चॉकलेट्स पे, तो वो टोटल 50 रुपए खर्च करता है 50, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर ये प्राइस जो है 10 रुपए हो जाए तो वो और क्वांटिटी 10 ही रखेगा तो उसे कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा? 100 रुपए, ठीक है। तो ये इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि इसे सिर्फ 50 रुपए की ही कैपेसिटी मिली हुई है। तो यहां पे क्या होगा? तो यहां पे प्राइस के इंक्रीज होने के बाद वो क्वांटिटी डिक्रीज कर देगा, ठीक है। तो यहां पे 10 × 5 और प्राइस हो जाएगा 50, ठीक है, सेम प्राइस, ठीक है। तो फर्स्ट केस में क्वांटिटी जब 10 थी तो ₹5 था, सेकंड केस में जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और सिर्फ बचेगी सिर्फ 5, तो फाइनल प्राइस जो है 50 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड केस में जब 10 रुपए प्राइस था तो वो 5 क्वांटिटीज खरीद रहा है तो ₹50 टोटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड केस में जब 15 रुपए प्राइस है या फिर 5 रुपए प्राइस है तो वो 10 यूनिट्स खरीदेगा ताकि जो एक्सपेंडिचर हो सेम रहे लेकिन क्वांटिटी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो कम दाम में ज्यादा चीजें खरीद ली, लेकिन पहले केस में कम ज्यादा पैसे देके भी उसे कम ही चीज मिल रही थी, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हमारे पास कंज्यूमर इनकम। जो कंज्यूमर इनकम में जो भी चेंज आता है उसकी वजह से उसकी डिमांड भी अफेक्ट होती है। नॉर्मल गुड्स के लिए अगर कंज्यूमर इनकम बढ़ती है तो फिर उसकी डिमांड भी बढ़ती है क्योंकि कंज्यूमर जो है वो ज्यादा चीजें खरीद सकता है। वहीं इंफीरियर गुड्स में जैसे ही इनकम बढ़ेगी कंज्यूमर जो है वो सस्ते सामान नहीं खरीदना शुरू करेगा,
ठीक है। जैसे मान लेते हैं जो एक्स है वो नॉर्मल गुड है, ठीक है। तो जब हमारे पास 50 रुपीज की इनकम है तो हम सिर्फ ए और बी को खरीद सकते हैं। इन दोनों का प्राइस ही 25 रुपए है, ठीक है। ये नॉर्मल गुड्स है। लेकिन हमारी इनकम जो है वो अब ₹100 है। तो अब हम 4 चीजें खरीद सकते हैं, ए बी सी डी, 25, 25, 25, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा नॉर्मल गुड्स में जब इनकम 50 थी और राइज हुई तो जो डिमांड थी वो बढ़ गई। लेकिन इंफीरियर गुड्स में अगर हम मान के चलें या फिर हम माने कि जो सस्ते या फिर थोड़ी सी दूसरी क्वालिटी के गुड्स होते हैं, बिलो द स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, ये बिलो टू नॉर्मल गुड्स होते हैं, ठीक है। तो वो जो गुड्स होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स, ठीक है। तो जब पर्सन की इनकम जो है 50 रुपीज है तो वो ए खरीद रहा था 25 रुपीज में, ठीक है। लेकिन जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी तो उसने क्या करा, ए को खरीदा, बी को खरीदा, सी को खरीदा, डी को खरीदा, ठीक है, और सबको खरीदा 25 रुपए में। तो यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे है नॉर्मल गुड्स और सुपीरियर गुड्स, ठीक है। तो अब ये यहां पे ज्यादा चीजें खरीद सकता है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं नॉर्मल गुड्स के केस में जो इनकम में राइज आएगा तो डिमांड में भी इंक्रीज आएगा, और इनकम में डिक्लाइन आएगा तो डिमांड में भी डिक्लाइन आएगा। इंफीरियर गुड्स में राइज होगा इनकम में तो डिमांड कम हो जाएगी, और इनकम में डिक्लाइन आएगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो इन चार्ट्स को बना लीजिए, ठीक है। आपके पास 10 सेकेंड है, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब हमारे पास है रिलेटेड गुड्स का प्राइस, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, मैंने आपको रिलेटेड गुड्स के बारे में बताया था पुराने लेक्चर्स में भी। वो गुड्स जो कि आपस में समवॉट रिलेटेड होते हैं या जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से। तो वो गुड्स जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी ना किसी तरीके से, वो होते हैं आपके रिलेटेड गुड्स, और इनको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में बांट सकते हैं। तो पहला हम शुरू करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ से, ठीक है। तो पहला होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जो गुड्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं, तो एक के प्राइस में बढ़ोतरी दूसरे की डिमांड में बढ़ोतरी का कारण बनती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होते हैं वो होते हैं गुड्स जिन्हें हम रिप्लेस्ड कर सकते हैं एक दूसरे से। तो वो गुड्स जिन्हें आपस में रिप्लेस किया जा सकता है वो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जांपल। और ठीक वैसी ही चीज यहां पे भी लिखी हुई है कि अगर एक गुड का प्राइस बढ़ेगा तो अदर की डिमांड बढ़ेगी, ठीक है। तो चलिए उदाहरण लेते हैं कॉफी का और चाय का। जो कॉफी और चाय है ये आपस में रिप्लेस हो सकते हैं और सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो यदि अगर आप एक ऐसा इंसान है जिसे इनमें से एक ही चाहिए, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर हम मानते हैं कि जो कॉफी और टी है उन्हें आपस में बदला जा सकता है, तो जैसे ही कॉफी के प्राइस बढ़ते हैं तो क्या होगा, जो लोग हैं वो चाय की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, तो जो चाय की डिमांड है वो बढ़ेगी, ठीक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल है या इफेक्ट है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स का। जब एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं वो रिप्लेस करना स्टार्ट कर देते हैं या शिफ्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
जिसे आपस में रिप्लेस किया जा सकता है। उसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये वो गुड्स हैं जिन्हें एक साथ ही इस्तेमाल किया जा सकता है, विच कुड बी यूज टूगेदर ओनली। ठीक है, जिन्हें एक साथ ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पुराने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इसके बारे में, जैसे कार हो गया और फ्यूल हो गया आपका। ठीक है, तो इस केस में अगर एक का प्राइस या प्राइस ऑफ वन गुड फॉल्स डाउन या कम होता है, तो जो डिमांड है दूसरे की वो बढ़ेगी। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड है दूसरे की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो होता है इस केस में। तो यदि हम इसका उदाहरण देखें तो मान लेते हैं अगर हम प्लान करते हैं गाड़ी खरीदने के लिए, तो हमने देखा कि जो फ्यूल के प्राइसेस हैं वो बढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, हम गाड़ी को अभी नहीं खरीदेंगे क्योंकि हम फ्यूल उसमें नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फ्यूल जो है वो महंगा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्यूल के प्राइस राइज हो रहे हैं इसकी वजह से गाड़ी की डिमांड जो है वो कम हो रही है। ठीक है, ठीक वैसे ही यदि अगर हम गाड़ी खरीदना नहीं चाह रहे हैं लेकिन सडनली जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो नीचे जा रहे हैं, तो हम क्या सोचेंगे, हम लोग गाड़ी खरीदने की सोच सकते हैं क्योंकि अब हमें जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, ठीक, तो हम कह सकते हैं क्योंकि जो प्राइसेस हैं एक कमोडिटी के वो नीचे जाते हैं तो दूसरे की डिमांड है वो बढ़ती है। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का केस। तो याद रखिएगा, इन सब्स्टिट्यूट गुड्स जब प्राइस बढ़ते हैं एक चीज के तो दूसरे की डिमांड जो है वो बढ़ती है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में जब प्राइस एक के बढ़ते हैं तो डिमांड है दूसरे की वो कम हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली कंज्यूमर प्रेफरेंस जो होती है वो इन्फ्लुएंस होती है कई सारे फैक्टर से, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट, चेंजिंग ट्रेंड्स, कल्चर शिफ्ट्स, और मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया था। तो यहाँ पे कई सारे मार्केट प्लान्स है या स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है, सबकी अलग अलग कैटेगरीज हैं, सबकी अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे एक पर्सन है जिसके दिमाग में परसेप्शन है कि जो ए है वो सबसे अच्छा है, बी सी डी से अच्छा है, ठीक है, चाहे वो हो या ना हो, लेकिन क्योंकि उसका टेस्ट और प्रेफरेंस एक ही तरफ है, तो ये जो पर्सन है ये विलिंगनेस के साथ है प्राइस पे करने के लिए, तो ये ए की डिमांड को राइज कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो डिमांड में इंक्रीज के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफिक्स। सो अगर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती है, जो डिमांड है वो भी बढ़ेगी। अगर पॉपुलेशन कम होती है तो जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यदि अगर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की, तो यहां पे कंपनी है XYZ जो कि मेंटेन करती है टॉयज को और बच्चों की चीजों को। ठीक है, तो यहां पे 100 लोगों की पॉपुलेशन है जिसमें से कि 60 बच्चे जो हैं, 60% बच्चे हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर 100 की पॉपुलेशन है और सिर्फ 30% ही बच्चे हैं, तो क्या आपको लगता है, तो जो XYZ है उसकी डिमांड 60% में ज्यादा होगी ना कि 30% में। ठीक है, तो इस तरीके से जो डेमोग्राफिक्स हैं वो कार्य करते हैं। ठीक है, तो जो ज्यादा जितने लोग आपके सेगमेंट के उस पॉपुलेशन में होंगे उतना ही आपकी डिमांड में आपको फायदा देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो ज्यादा लोगों का सेगमेंट में होना जो आपके सामान के लिए विलिंगनेस रखते हैं आपकी डिमांड बढ़ाएगी। वैसे ही अगर लोग कम हैं जो आपका सामान लेना चाहते हैं, आपकी डिमांड भी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो 100 पॉपुलेशन है तो 100 की डिमांड होगी, वहीं अगर 50 की पॉपुलेशन है तो सिर्फ 50 की डिमांड होगी। ठीक है, उसके बाद आता है कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। तो ये डिपेंड करता है आपका फ्यूचर पे या भविष्य की प्रेडिक्शंस पे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं अगर यहां पे एक पर्सन है जो कि जा रहा है गाड़ी खरीदने के लिए, और गाड़ी का जो प्राइस है वो 18 लाख है। ठीक है, लेकिन यहां पे दो सिनेरियो है, प्राइस में बढ़ोतरी और प्राइस में घटाव, कम हो जाएगा। तो पहला सिनेरियो लेते हैं। पहले सिनेरियो में अगर कार करंटली 18 लाख की है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जो कार है वो 25 लाख हो जाएगी, तो ये बहुत सही है कि अगर आप गाड़ी को अभी खरीद लें, ना कि फ्यूचर में, क्योंकि फ्यूचर में जो है उस गाड़ी के दाम बढ़ने वाले हैं। तो क्या होगा, जो करंट डिमांड है गाड़ी की वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये केस होता है राइज इन प्राइस। ठीक है, अब हम केस लेते हैं फॉल इन प्राइस का। ठीक है, गाड़ी का प्राइस अगर अभी 18 लाख है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में ये 12 लाख हो जाएगा या 12 लाख हो जाएगा, तो क्या होगा, तो गाड़ी को अभी खरीदने की जगह जो कस्टमर है वो सिर्फ फ्यूचर में खरीदना चाहेगा। तो इस सिनेरियो में क्या होगा, जो करंट डिमांड है गाड़ी की वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये होता है केस आपका कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है, उसके बाद है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज होती है जैसे टैक्सेस हो गया, सब्सिडीज हो गया, रेगुलेशंस हो गया, ये डिमांड को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट को। ठीक है, इनकम ऑफ कंज्यूमर्स को। ठीक है, उसके साथ साथ फाइनल प्राइस को जो कि पेड होने वाला है। ठीक है, उदाहरण लेते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट का। मान लीजिए गवर्नमेंट ने रॉ मटेरियल पे ज्यादा टैक्सेस इंप्लीमेंट कर दी है, तो क्या होगा, जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा हो कीमत का हो जाएगा, और जब वो ज्यादा कीमत का होगा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और जब प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज होगी तो जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। और जैसा कि हमने देखा कि जब प्राइस बढ़ेगा तो जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम सेकंड केस लेते हैं। अगर गवर्नमेंट ने रिमूव करा है कई सारे टैक्सेस को या सब्सिडीज ज्यादा प्रोवाइड की हैं प्रोड्यूसर्स को रॉ मटेरियल्स पे, तो जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, और जब प्राइस कम होगा तो जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड कंडीशन है वो है इनकम ऑफ कंज्यूमर। तो मान लीजिए हैं कि अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा इनकम टैक्स लगा दिया है, ठीक है, ठीक, तो क्या होगा, अगर मान लेते हैं पर्सन जो है वो 10,000 कमा रहा है, ठीक है, लेकिन नए टैक्स की वजह से उसके पास सिर्फ 8,000 रुपए ही आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो इनकम है वो डिक्रीज हो जाएगी, और जब इनकम डिक्रीज होती है जो डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो अब अफोर्ड नहीं कर सकता ज्यादा चीजों को। लेकिन सेकंड केस में अगर वो सिर्फ 8,000 कमा रहा था, लेकिन रिलैक्सेशन मिलने के बाद अब वो 10,000 कमा रहा है, तो क्या होगा, तो वो डिमांड बढ़ा देगा क्योंकि उसकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, तो ये होती है इनकम ऑफ कंज्यूमर केस। और जो फाइनल प्राइस जो होने वाला है वो होता है बेसिकली आपका टैक्सेस, या आप कहें इनडायरेक्ट टैक्सेस, और इनके बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में सीखेंगे। तब तक आप बस याद रखिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं वो बेसिकली आपके एप्लीकेबल होते हैं फाइनल परचेस पे। जो भी कोई उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहा है फाइनली वो ही उस टैक्सेस को भरेगा। ठीक है, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है अगर वो बढ़ेंगे तो जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस कम होंगे जो प्राइसेस है
वो भी कम हो जाएगा और जो डिमांड है वो बढ़ेगी। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने लॉ ऑफ डिमांड का डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम दूसरे चीजों को भी डिस्कवर करेंगे या कवर करेंगे। तब तक आप इन्हीं फैक्ट्स को रिवाइज कीजिए जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं, ताकि आपको बाकी चीजें भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है। इस नोट के साथ हम इस लेक्चर को अब एंड करते हैं। थैंक यू।